हाय फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट। और इस मॉक टेस्ट में मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए हैं और ये एक मिक्स्ड मॉक टेस्ट होगा। इसमें मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो या कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड का आपने फॉर्म लगाया हो, तो इनमें से अगर आप कोई सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये जो सेशन है इन्हीं दो एग्ज़ाम्स को टारगेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है। इफ़ अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 4 ईयर्स, मतलब बोल रहा है कि अगर कोई आपके पास अमाउंट है वो 3 गुना हो जाता है 4 साल में, तो देन इन हाउ मैनी ईयर्स विल दैट अमाउंट बिकम 27 टाइम्स एट द सेम इंटरेस्ट रेट। तो देखिए ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। तो ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए। बेसिक्स का मतलब है आपको फॉर्मूला किसी का भी नहीं भूलना। बेसिक्स का मतलब सीधा सा है, अगर आप फॉर्मूला भूल गए तो मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने वाला है। शॉर्ट ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। शॉर्ट ट्रिक बस आपको तब काम कर सकते हैं जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। अगर आप केवल शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे जाएंगे तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको भूल जाएंगे और फिर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं मिश्रित, जिसको मिश्रधन बोलते हैं, ठीक है, उसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, पी होगा, फिर 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, उसकी पावर टी होगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपकी जो है, सबसे पहले तो बोल रहा है इफ़ अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इन 4 ईयर्स, ठीक है। तो अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है, टी की वैल्यू मैंने 4 कर दी और ये पी है, ठीक है, यहाँ पे पी को पी रहने दिया और ए जो है ये क्या ट्रिपल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 3p इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर 4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से p से हम p काट सकते हैं, तो अब हो जाएगा 3 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं 27 टाइम्स अगर अमाउंट हो जाता है, तो अगर मुझे इस 3 को 27 बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 3 का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इस 3 का क्यूब कर दूं तो यहाँ पे 27 बन जाएगा, लेकिन अगर मैंने इधर क्यूब किया तो उधर भी क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर 4 का क्यूब करूँगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसकी पावर फिर हो जाएगा 12। ठीक है, इसकी पावर कितना हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगा 12। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर ये 27 टाइम्स हो जाता है मनी, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 12। तो ये ईजी क्वेश्चन था, आपको फॉर्मूला अगर याद हो तो इक्वेशन आराम से हो जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्यूशन आप आसानी से देख सको, इसको एक 1 सेकेंड इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन आप आसानी से देख सको ताकि ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, चक्रवर्ती मिश्रधन, इसको ए से डिनोट करते हैं, तो P इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप जो मैंने सॉल्यूशन बताया वैसे कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे बेसिक्स से आपको कराऊंगा, शॉर्ट ट्रिक की वीडियो मैं अलग से आपके लिए ले आऊँगा। यहाँ पे मैं बेसिक जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कि ए वर्क्स फॉर 8 आवर्स पर डे एंड अर्नस 80 रुपी पर आवर। ठीक है, बी वर्क्स फॉर 6 आवर पर डे एंड अर्नस 60 रुपी पर आवर। तो बताइए रेशियो क्या हो जाएगा उनके डेली वेजेस का। तो ये वैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। आप एक बार इसको अटैम्प्ट करो, जितने भी क्वेश्चन है ना आप पहले अटैम्प्ट करो खुद, फिर मैं इसके सॉल्यूशन बताते हुए चलूँगा। आप चाहे वीडियो पॉज करके इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिर मैं इसके सॉल्यूशन बता दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको टोटल वेज निकालना है, टोटल वेजेस कैसे निकलता है, तो जितने नंबर ऑफ आवर्स है उसको आपको जो उसको मिल रहा है पर आवर उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 इंटू 80 करना पड़ेगा और 6 इंटू 60 करना पड़ेगा और उसका रेशो निकाल देना है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाएगी, 640 रेशो 360, आपको इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 16:9। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में, एक ही 1 घंटे की मजदूरी हो जाएगी 80 रुपये।
अगर आपको 8 घंटे की निकालनी है तो 80 से 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 640 आ जाएगा। फिर बी के आप इस तरह निकाल लो और फिर उनका रेशियो पूछा है तो रेशियो कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने थोड़ा सा भी, अगर आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें थोड़े से बेसिक्स की ज़रूरत है आपको। इसमें देखो क्या पूछा गया है, कोई इंटीजर है n, ठीक है, उसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचता है। तो बताइए 6n को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा रिमाइंडर। जब भी आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो आप सिंपल एक चीज़ कर लिया करो, और वो चीज़ है आप जो है n को कोई ऐसा नंबर मान लो जिसमें अगर जो आपको संख्या दे रही है उसका डिवाइड करे तो वो रिमाइंडर बच जाए। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 10 मान लेता हूँ, ठीक है, n इक्वल टू 10 मान लेता हूँ, पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये नंबर सही रहेगा नहीं। अगर मैं जो 10 में 7 का डिवाइड करूँगा तो मेरा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर मेरा 3 बच जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर मेरे पास 3 आ जाएगा, तो मतलब 10 मेरा n इक्वल टू 10 बिल्कुल सही बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, आपको इस तरह करना है, n इक्वल टू 10 मान लेना है, n अपॉन 7 करेंगे तो आपको 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे जो n है यहाँ पे 10 रख दो, तो 60 में 7 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 4। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगा लिया क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, वरना ज़्यादातर लोग हो सकता है इस क्वेश्चन को गलत करके हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा गया है, द एवरेज ऑफ 39 नंबर्स इज 0, हाउ मेनी ऑफ दोज नंबर्स कैन बी ग्रेटर देन 0। देखो ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। अब आपको पूछा है कि बताइए 39 संख्याओं का औसत 0 है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसमें इन्होंने कोई लिमिट नहीं दे रखी कि संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, तो सपोज मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे मैक्सिमम नंबर निकालना है, ठीक है, पॉजिटिव संख्याओं का, ठीक है, यहाँ पे हाउ मेनी ऑफ दोज नंबर कैन बी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ी संख्याएं कितनी होंगी। तो यहाँ पे मैं मान लो नंबर ऑफ संख्याओं को बोल देता हूँ x। तो बताइए x नंबर ऑफ, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये वो संख्या है जो 0 से बड़ी होंगी। तो आप मानिए अगर मैं यहाँ पे 39वां नंबर -38 ले लेता हूँ, ठीक है, 39वां नंबर -38 ले लेता हूँ, और यहाँ पे जो x है ये 1 1 है, ठीक है, 1 + 1 + 1, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे मेरे पास, 38 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, 38 पेयर बन जाएंगे। तो मतलब 38 पेयर मेरे ये बन चुके हैं, और ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। तो मुझे बस 39वीं संख्या -38 चाहिएगी, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना कि आप कितने 0 से बड़ी संख्या ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 38 ले सकते हैं। ठीक है, 38 हमारा राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो यही लगेगा, अगर मेरी 39वीं संख्या -38 है तो मुझे एक एक के 38 पेयर चाहिए होंगे उसको 0 बनाने के लिए। तो सिंपल से यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 38। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस पर बने वृत्त का व्यास है। ठीक है, तो बताइए कोण BAC बराबर। तो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बताता हूँ, इसको आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखिए इसमें डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, ये आपको दिख रहा है ABCD। अब देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला, मतलब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंडीशन कैसे बनती है। या अगर मैं मान लो मेरे पास सर्कल है, उसके अंदर मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जब भी हम कोई सर्कल बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर मैंने ट्राइंगल बनाया, तो अगर अर्धवृत्त पे वो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ठीक है, सेमी सर्कल पे जो भी ट्राइंगल बनता है उसकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री होती है। तो सेमी सर्कल पे अगर मैं कोई ट्राइंगल ड्रॉ करूँगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ये जो C वाला है ना एंगल, तो एंगल ACB या एंगल BCA कुछ भी बोल लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, और हमें ये भी पता है जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, मतलब आमने सामने वाले जो कोण होते हैं, ठीक है, तो जैसे ये 150 है और ये 30 है, तो इन दोनों का जो एडिशन आप करोगे तो हमेशा 180 आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे 90 कर दिया, ठीक है, ये 90 है, आप सोचिए, तो ये वाला एंगल A और ये जो पूरा C है, इन दोनों का योग आना चाहिए आपका 180 आना चाहिए। ठीक है, 180 आना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 90 है, अगर आपको यही 90 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप जब इक्वेशन में सेटिस्फाई कराओगे तो जो B एंगल आ जाएगा यहाँ पे 30 आ जाएगा, एक तो ये इससे बन जाएगा। ठीक है, और आप नीचे जब करोगे तो BAC कैसे निकालोगे,
आपको पूछा है बी, ए और सी पूछा है, ठीक है। तो 90 + 20 और ये ए की वैल्यू पूछी है, तो आपकी कितनी आ जाएगा, 60 आ जाएगा आंसर। आप इस डायग्राम को देखोगे आपको आसानी से सवाल समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, एक तो हम इसमें फॉर्मूलाज भी होते हैं, अगर आप वो रट के चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो इनमें आपको क्या है, स्क्वायर करना होता है सबसे पहले तो, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे करोगे, कुछ इस तरह आपको इसमें स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे इक्वेशन आपको दे रखी है a-1/a, ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास है। तो इक्वेशन पहले का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आपके बन के आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन इस तरह बन के आ जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू a² + 1/a² = 11, ये आपके पास वैल्यू बन के आ गई है फर्स्ट इक्वेशन से जो आपको ये दे रखी थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे पता लगाना है। अब आप सोचिए, अगर मुझे इस a² को a⁻6 में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर मुझे a² को a⁻6 में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्वियसली उसका क्यूब करना पड़ेगा, क्योंकि a² का अगर मैं क्यूब करूँगा तो ही मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो a⁻6 आएगी। तो a² को अगर मैं a⁻6 बनाना है तो मुझे उसका क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन का मैंने क्यूब कर दिया। जब आप क्यूब कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब देखो इस तरह की इक्वेशन बनाने का उद्देश्य यही है कि हम वैल्यू पुट कर सके। तो हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि मेरे पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है उनसे मैं कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकूँ। तो मैंने किस तरह इक्वेशन बनाई यहाँ पे, तो a² + 1/a² = 11 था, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे जब 11 पुट करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा और आपको जो आंसर आ जाएगा इसमें वो आ जाएगा 1298, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन है। अगर आपने सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का रूल क्या होता है, ठीक है, बोर्ड मास ये आपको पता ही होना चाहिए। इसमें बोर्ड मास के रूल के अलावा कुछ नहीं लगेगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ, फिर आपका हो जाता है डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ये इसको बोर्ड मास का रूल बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। तो इसमें जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो इस तरह आपको आ जाएगा। आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो जब आप ब्रैकेट सॉल्व करते करते इसको सिंपली बोर्ड मास के रूल से करते चलोगे तो आपको लास्ट में जो वैल्यू हो जाएगी 47/4 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सेम मैंने आपको पहले बता दिया। इसमें इन क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आपको सबसे पहले तो आपको, अगर आपके पास फॉर्मूला रटा हुआ है तो आप उसका यूज़ कर लो, ठीक है, नहीं है तो आपको इसमें या तो स्क्वायर करना पड़ेगा या क्यूब करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का आपको इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा कि वैल्यू पुट कर सको। सिंपल सी बात है, वैल्यू पुट कर सको, कुछ इस तरह आपको इस इक्वेशन को बनाना है। तो देखिए जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाएगी, ये एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ये फॉर्मूला अगर आपको रटा हुआ है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। x³ + 1/x³ जब भी होता है तो आप उसको लिख सकते हैं a³ - 3a, ठीक है। ये आप इसको इस तरह से पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसको जब अब मैं क्यूब करूँगा, इसका जब मैं क्यूब करूँगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो अब मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह की, ठीक है, आ जाएगी इस तरह की वैल्यू। और इसको सेम आपको ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको अप्लाई करना है नीचे, ठीक है। जब आप अप्लाई कर दोगे तो आपके सामने जो आपको ये है इसकी वैल्यू ये 52 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इनमें क्या होता है, सब इनमें क्या दे देगा, जैसे इनमें एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पढ़े बिना कभी भी ये एज्यूम मत कर लेना कि हमेशा पुरुष ज़्यादा काम करेंगे या महिलाएं ज़्यादा काम करेंगे, बच्चे ज़्यादा काम करेंगे। हो सकता है किसी प्रश्न में आपको ऐसा दे दे, मान लीजिए कोई प्रश्न जिसमें ये दे दे कि पुरुष जो है वो काम 2 दिन में करता है, बच्चे जो है वो काम 1 दिन में कर लेते हैं, मतलब बच्चों की एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई। जनरली क्या होता है, हम ये मान के एज्यूम करके चलते हैं कि जो पुरुषों की है वो एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होती है। 99% केसेज में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। लेकिन आपको जनरलाइज नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर वहाँ पे गलती से भी महिलाओं की एफिशिएंसी या बच्चों की एफिशिएंसी ज़्यादा दे दी और आपने पुरुषों की एफिशिएंसी ज़्यादा मान ली तो फिर आपका सवाल गलत होना तय है। तो देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 men, 4 women and 6 boys together complete a work in 5 days। मतलब 3 बच्चे हैं आपके पास, 4 महिलाएं हैं, 6 लड़के हैं और मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। A woman works twice as much as man does in a day and a boy does half the work than a man, ठीक है। How many women can alone complete that work in 7 days? अब देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि कभी भी मत मानना कि पुरुष सबसे ज़्यादा काम करते हैं। यहाँ पे साफ दे रखा है कि एक पुरुष से महिला दुगना काम करती है, ठीक
ठीक है। तो अगर आपने गलती से ये नोशन दिमाग में रख लिया कि पुरुष ज़्यादा काम करते हैं, हमेशा ही क्वेश्चंस में ऐसा ही आता है, तो फिर आपका ये सवाल तो गलत होने वाला है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आपको कुछ इस तरह मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, आप विमेन को क्या, देखिए इक्वेशन बनानी सिंपल सी बात है। एक विमेन है, वो कितना वर्क करती है, 2 मैन के बराबर वर्क करती है, ठीक है। तो मतलब एक आदमी का वर्क कितना हो गया, हाफ ऑफ विमेन के बराबर हो गया। और इसी तरह मुझे इक्वेशन बनाते हुए जो आपको एक नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, सबसे पहले तो आपको इस तरह की इक्वेशन बनानी कि विमेन और मैन और बच्चे जो भी हैं तो उनमें क्या रिलेशन आएगा। तो अगर आप वो देखोगे तो यहाँ पे इस तरह का रिलेशन बन के आ गया कि जो एक बॉय है वो हाफ ऑफ मैन के बराबर काम करता है और 1/4 ऑफ विमेन के बराबर काम करता है, ठीक है। ये बॉय की एफिशिएंसी आ गई कि जो लड़का है वो आदमी से आधा काम करेगा और औरत से 1/4 काम करेगा, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं इस इक्वेशन में यूज़ करूँ कि 3 मैन 4 वुमेन 6 बॉयज़, अब मुझे क्या करना है, मुझे इनकी यूनिट सेम करनी है। आपको यूनिट सेम करनी है, तो यूनिट सेम कैसे करूँगा, जैसे मैन है तो मैन की जगह हटा के मुझे सब जगह एक यूनिट करनी है। चाहे तो आप मैन कर लो, चाहे आप विमेन कर लो, चाहे आप बॉय कर लो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जिसकी भी यूनिट करना चाहो कर लो, लेकिन आपको यूनिट सेम करनी है। तो मैंने यहाँ पे इन्होंने क्या करा 3, ठीक है। तो मैन की जगह मैंने क्या यहाँ पे क्या लिख दिया, वो हाफ कर दिया, जो कि हाफ ऑफ विमेन के बराबर है। और यहाँ पे विमेन का विमेन ऑलरेडी है ही, और ये बॉय है, बॉय क्या होता है 1/4 होता है। तो जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7 विमेन की। तो 7 महिलाएं 5 दिन में जो है उसको, मतलब इस इक्वेशन का पूरा मिलके क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो 7 जो टोटल आ गया वो 5 के बराबर आ गया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, बताइए उस काम को, अब ये क्या पूछ रहा है, कितनी महिलाएं अकेले उस काम को 7 दिन में पूरा कर सकेगी। तो सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है, ठीक है। अगर मेरे पास एफिशिएंसी मेरी 7 जो है 7 एफिशिएंसी है और 5 दिन में मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो मेरे पास वर्क निकल के आ गया, वर्क कितना निकल के आ गया 35, ठीक है, 35 वर्क निकल के आ गया। अब ये बोल रहा है अगर महिलाएं 7 दिन में उसको पूरा करती है, ठीक है, 7 दिन में उसको पूरा करती है, तो इसमें जब आप 7 का आप भाग लगाओगे तो जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जो आपके पास वीमेन से वो आ जाएंगे आपके पास, मतलब वो कितने आ जाएंगे आपके पास 5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ओके, देखिए इसमें आपको स्फीयर की वॉल्यूम का अगर आपके पास आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको कर पाओगे, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इस सवाल को बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसमें क्या पूछा है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड मोल्डेड इनटू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट स्फीयर ऑफ दिस टाइप कैन बी मेड। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पूछ लेगा भाई एक बड़ा गोला है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बड़े गोले की वॉल्यूम ज़्यादा होगी। अगर मैंने इसके छोटे छोटे गोले बना दिए, ठीक है, छोटे छोटे गोले बना दिए, तो बताओ किस तरह जो है कितने गोले बनाए जा सकते हैं। इस तरह के हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालनी है और आपको जो बड़े वाले की वॉल्यूम है उसमें डिवाइड करना है छोटे वाले से, तो आपको नंबर ऑफ स्फीयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपकी इक्वेशन बन जाएगी। देखो गोले का आयतन क्या होता है, मतलब स्फीयर का जो वॉल्यूम होती है 4/3 πr³ होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो बड़ा गोला है उसका आयतन, उसकी रेडियस को r1 मान लेंगे और छोटे वाले को r2 मान लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरह आ जाएगा। r1 क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 की क्यूब अपॉन r2 2 का क्यूब आ जाएगा, तो आपके पास कितने आ जाएंगे 15.62। तो ऑलमोस्ट इतने आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट लगाना है, ठीक है, ऑलमोस्ट लगाना है। तो इस तरह के जब आप लगाओगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। यहाँ पे आपको 16 नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे देखो 15 और 16 दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। पूर्ण गोले, ठीक है, पूर्ण गोलों की बात कर रहे हैं, तो भाई 15 ही पूर्ण बनेंगे, ठीक है, 15 ही पूर्ण बनेंगे। जो 0.62 है ये अर्ध गोला या फिर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, पूरा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर उसका 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए परसेंटेज आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपका एक आपका जो है इंटरेस्ट, ठीक है, और इसके अलावा एक आपका टॉपिक है टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, और एक आपका टॉपिक है टाइम एंड वर्क। ये 5 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए ना
तो समझ के चलिए आप वहाँ आराम से 12 से 13 क्वेश्चन तो आराम से अटैम्प्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 12-13 नंबर आपकी मुट्ठी में, अगर आपने ये 5 टॉपिक भी अच्छे से कर लिए तो, क्योंकि इनमें से ही अराउंड 12 to 13 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम इन्हीं का रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 जो आपके जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट के लिए रहेंगे, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से करके जाने हैं आपको। तो आप 12 से 13 आराम से कर पाओगे वहाँ पे। इसके अलावा जो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उनमें से फिर क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम आप ये जो इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप वहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु की कीमत 40,000 है, ठीक है, 40,000 है उसकी कीमत। अब एक खुदरा व्यापारी पहली, देखो उसमें दे रखा है कि आपको 62.5% पे तो 10% की छूट मिलती है। देखिए, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पैसे को स्प्लिट करना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि अगर 40,000 के 62.5% पे कोई अमाउंट आता है, कोई अमाउंट आएगा, जैसे 40,000 का 62.5 जब निकालोगे तो एक अमाउंट आएगा, उस अमाउंट पे 10% की छूट देगा और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे 4% की छूट देगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। 40,000 का जब आप 62.5% निकालोगे तो आपके सामने 25,000 आ जाएगा। तो 25,000 पे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। फिर बचे कितने, 25, अगर आप 40 में से 25 घटाओगे तो आपके पास 15,000 बचेंगे। तो शेष कीमत जो 15,000 है उस पर 4% की छूट दे रहा है, तो 15,000 इंटू 4/100 कर देंगे अपन। आपको जो है लॉस तो निकालना आता होगा ना, तो प्रॉफिट लॉस, ये बेसिक है प्रॉफिट लॉस। जब भी अगर हानि की बात कर देगा, ठीक है, हानि या लाभ की बात कर देगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है कि टोटल छूट निकालनी है मुझे। तो 25,000 पे जो मतलब 62.5% 25,000 हो गया, उस पे उसका 10% निकालेंगे और 15,000 का 4%, तो टोटल हो जाएगा 3100। अब टोटल छूट निकलेगी आपके टोटल अमाउंट पे, ठीक है। तो टोटल अमाउंट आपका 40,000 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7.75 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 7.75% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्रमिक छूट जो होती है, ठीक है, क्रमिक छूट कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा, बहुत सिंपल होता है। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपका क्रमिक छूट होती है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट एक फॉर्मूला होता है x+y - x/100, ठीक है। तो आपको सिंपल ये अप्लाई करना है। तो ये 2 वेरिएबल्स पे अप्लाई होगा सबसे पहले तो, ठीक है, 2 वेरिएबल्स के लिए है। तो 2 वेरिएबल हम सबसे पहले कोई से भी 2 वेरिएबल ले लेते हैं। तो 20 और 10 ले लिया मैंने, ठीक है। तो x को मैंने जो है 20 मान लिया और जो है y को 10 मान लिया, ठीक है। तो x 20 हो गया, y 10 हो गया। उसके बाद ये फॉर्मूला जैसे अप्लाई करूँगा तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मुझे जो है 15 से कर देना है, तो यहाँ पे जो 28% हो जाएगा ये मेरा बन जाएगा x, ठीक है, और जो आपका 15 हो जाएगा ये मेरा बन जाएगा y, ठीक है। फिर से ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास ये 38.8% वाला जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए x+y - x/100 ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सा आपको उत्तर हो जाएगा 38.8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। AQ - BQ = 210 है, A - B बराबर ये है। तो सिंपल सी बात है, आपको AQ - BQ को फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए सोचिए तो एक बार फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है A - B A² + AB, ठीक है, A² + AB + B² होता है। ये AQ - BQ का फॉर्मूला होता है। सिंपल आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपके पास लास्ट में जो फाइनल आंसर आ जाएगा 42 आ जाएगा। सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी वहाँ पे आते हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अलजेब्रा में ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आएंगे, तो आपको फॉर्मूला सारे पता होना चाहिए कि AQ - BQ क्या होता है, एक आपका AQ + BQ क्या होता है, ठीक है, और एक आपको हो जाएगा A + B का होल क्यूब क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है। ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आपको ये करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ये देखिए इसमें क्या दे रखा है, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का जो है क्वेश्चन है। इसमें है कि एक कोई पर्सन है जो अपने कार्यालय से जिस गति से घर जाता है उसकी 1/4 गति से अपने जो है, ठीक है, ये बोल रहा है कि
जो घर आने की स्पीड है, सपोज वो x है, तो घर से जो ऑफिस जाने की स्पीड है वो x/4 है। तो बोला यदि पूरे ट्रिप के दौरान औसत जो उसका है 15 किलोमीटर जो है, तो बताइए कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या रही होगी। तो सिंपल ये पूछ रहे हैं भाई कि एक आदमी है जो घर आते वक्त तो जो है फर्राटे की स्पीड से आता है, 4 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से आता है, ठीक है, 4 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से आता है घर आते वक्त तो, ठीक है। पर जब घर से ऑफिस जा रहा होता है तो उसको काफ़ी जो है प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या करता है 1/4 की स्पीड से जाता है, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि अगर ये पूरी ट्रिप में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रहती है, तो बताइए केवल ऑफिस जाने की उसकी स्पीड क्या रहेगी। तो एक बार आप 10 सेकंड सोचो इस सवाल को कि क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं या किस तरह इसको किस तरीके से कर सकते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि भाई कार्यालय से घर जाने की उसकी जो गति है यानी स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर। अगर हमने उसको 20 किलोमीटर पर आवर मान लिया और घर से कार्यालय जो आपको दे रखा है ना, वो मैं बस यहाँ पे नोट डाउन, यहाँ पे वही लिखा है कि घर से कार्यालय की गति, ठीक है, इतनी है। मतलब अगर 20 स्पीड उसकी कार्यालय से घर की थी, तो वहाँ पे दे रखा है कि उसकी 1/4 है ना, v/4 क्या हो जाएगी, घर से कार्यालय की हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि औसत गति क्या होती है, ठीक है। औसत गति में आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके सामने इस तरह की एक इक्वेशन बन जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सिंपल सा जो सॉल्यूशन आ जाएगा v = 75/2, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके पास v = 75/2। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 8 नहीं आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है, 75/2। तो ए इसका सही उत्तर आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, बताइए वो संख्या क्या है। सिंपल सा आपके सामने इक्वेशन बन जाएगी, x × 50/100 + 75, ये इक्वेशन बननी चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके x = 150 आ जाएगा। तो ये मैंने 15 क्वेश्चन आपको करा दिया डिफरेंट टाइप के, जो आपको पूछे जा सकते हैं आपकी जो है आपकी LDC एग्जाम में या कमर्शियल असिस्टेंट के एग्जाम में। आपको ये इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं, तो प्लीज़ इन सब टाइप्स के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मैं ऐसे ही और वीडियो लाऊंगा ताकि आपका जो ओवरऑल मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो पूरा करा दूं। तो वैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं आपकी इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा उसको कवर करूं, क्योंकि इंग्लिश भी आपके 20 मार्क्स की आएगी और मैथ भी आपके 20 मार्क्स की है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग का आप आराम से खुद भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत इंग्लिश में होती है एक तो इंग्लिश के मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।